Hello everyone, welcome to my YouTube channel Ayush Classes. This is chapter 10 Force and Pressure of class 8th Science. You must have experienced that to do different things like lifting your school bag, opening a door, squeezing a tube of toothpaste, kicking a football, etc. You have to apply force. आपने अपने डेली लाइफ में एक्सपीरियंस किया होगा कि जैसे आप डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स करते हैं, आप अपना स्कूल बैग लिफ्ट करते हैं, एक डोर को ओपन करते हैं या फिर टूथपेस्ट के ट्यूब को स्क्वीज करते हैं या फिर फुटबॉल को किक करते हैं। तो इन सभी चीज़ों को करने के लिए आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। दस वी रिक्वायर फोर्स टू मूव। तो इस तरीके से हमें फोर्स का रिक्वायरमेंट कहाँ कहाँ होता है? टू मूव, मूव करने में, टू चेंज स्पीड, किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर हमें स्पीड को चेंज करना है तब भी वहाँ पर हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। डायरेक्शन और शेप ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, अगर किसी मूविंग बॉडी की हमें डायरेक्शन को चेंज करना है तब भी वहाँ हमें फोर्स अप्लाई करना होता है, और किसी ऑब्जेक्ट के शेप को चेंज करना होता है तब भी वहाँ हमें फोर्स अप्लाई करना होता है। व्हाट इज़ फोर्स? फोर्स होता क्या है? फोर्स इज़ अ पुश और पुल एक्टिंग ऑन अ बॉडी विच चेंजेस इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। फोर्स एक पुश और पुल है जो कि बॉडी पे एक्ट कर रहा है और जिसकी वजह से उस बॉडी की स्टेट में, स्टेट हमारी टू टाइप्स की होती हैं, रेस्ट या मोशन, या बॉडी की रेस्ट या मोशन की स्टेट में चेंज होता है। रेस्ट मीन्स अगर कोई बॉडी एक ही जगह पर रुकी हुई है तो हम उसको बोलते हैं कि वो रेस्ट की स्टेट में है। एंड अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन को टाइम के साथ चेंज करती है, सो वी से दैट अ बॉडी इज़ इन मोशन, तो हम बोलते हैं कि बॉडी हमारी मोशन में है। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे पुश करते हैं या उसको पुल करते हैं तो हमारे पुश या पुल करने से उस बॉडी के स्टेट में चेंज होता है। जैसे एक बुक टेबल पे रखी है, वो अभी रेस्ट में है, हमने उसको पुश किया तो थोड़ा सा उसमें चेंज हुआ, उसकी पोजीशन में चेंज हुआ, तो वो मोशन में आ जाती है। तो हमारे पुश या पुल करने से चीज़ें रेस्ट से मोशन में या मोशन से रेस्ट में आ सकती हैं, और इसी स्टेट चेंज को हम बोलते हैं कि वहाँ पर फोर्स अप्लाई हो रहा है। इट इज़ कॉल्ड फोर्स। द फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट कैन बी लार्ज और स्मॉल। तो जो भी हम फोर्स अप्लाई करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पर, वो लार्ज हो सकता है या स्मॉल भी हो सकता है। द स्ट्रेंथ ऑफ अ फोर्स इज एक्सप्रेस्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। फोर्स की जो स्ट्रेंथ है हम उसको उसके मैग्नीट्यूड से एक्सप्रेस करते हैं कि हम कितना फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई कर रहे हैं, तो हम किसी नंबर से उसको बताएंगे, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो वही जो वैल्यू है उसकी, उसी को हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड। फोर्स इज डिनोटेड बाय द लेटर कैपिटल एफ। फोर्स को हम कैपिटल एफ से डिनोट कर सकते हैं, एंड इट्स यूनिट इज़ न्यूटन, और इसकी यूनिट होती है न्यूटन, जिसको हम एन से डिनोट कर देते हैं। सो जैसे ही हम किसी ऑब्जेक्ट पे 5 फोर्स लगा रहे हैं तो इट्स मीन्स 5 न्यूटन। तो 5 हमारा वहाँ पर मैग्नीट्यूड हो जाएगा एंड न्यूटन इज़ यूनिट। टू ऑब्जेक्ट्स मस्ट इंटरेक्ट विद ईच अदर फॉर फोर्स टू एक्ट। अगर फोर्स को एक्ट करना है, मतलब कहीं पे फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो टू ऑब्जेक्ट्स का आपस में इंटरेक्ट होना कंपलसरी है। बिना किसी टू ऑब्जेक्ट्स के इंटरेक्ट हुए फोर्स अप्लाई नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं। द डोर ऑफ योर रूम विल नॉट ओपन अनलेस यू अप्लाई फोर्स ऑन इट टू पुल और पुश इट विद योर हैंड्स। एक डोर आपके रूम का तब तक ओपन नहीं होगा तब तक आप अपने हैंड से या तो उसको पुश नहीं करते या फिर उसको पुल नहीं करते। हैंस देयर इज़ एन इंटरेक्शन बिटवीन द डोर्स हैंडल एंड योर हैंड। तो यहाँ पर डोर के हैंडल में और आपके हैंड में इंटरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप इंटरेक्ट नहीं करोगे फोर्स अप्लाई नहीं होगा, फोर्स अप्लाई नहीं होगा तो डोर ओपन नहीं होगा। तो फोर्स के अप्लाई होने के लिए कंडीशन बहुत ज़रूरी है कि दो चीज़ों में इंटरेक्शन हो। वैन यू राइड अ बाइसिकल इट मूव्स वैन यू अप्लाई फोर्स ऑन इट्स पेडल्स। अगर आप कोई बाइसिकल चलाते हैं तब ये मूव करने लगती है, बिकॉज आप उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसके पेडल्स पे, विद योर फीट, अपने पैरों से। हेयर देयर इज़ एन इंटरेक्शन बिटवीन योर फीट एंड द पेडल्स। यहाँ पर आपके पैरों और पेडल्स के बीच क्या हो रहा है? इंटरेक्शन हो रहा है। आपके पैर जो है पेडल से इंटरेक्ट कर रहे हैं, उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जिससे कि हमारी जो बाइसिकल है वो मूव कर रही है। रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है? द सिंगल फोर्स विच एक्ट्स ऑन अ बॉडी। सिंगल फोर्स जो कि किसी बॉडी पे वर्क कर रहा है टू प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट ऑन इट्स
as done by all the forces collectively is called resultant force. फॉर एग्जांपल जैसे कोई ऑब्जेक्ट है उस पर टू या टू से ज़्यादा फोर्सेस वर्क कर रहे हैं तो हम उसका रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करेंगे, मींस एक सिंगल फोर्स फाइंड करेंगे कि टोटल मिलाकर एक सिंगल फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है। तो जितने भी सारे फोर्सेस किसी ऑब्जेक्ट पे वर्क कर रहे हैं उसको कलेक्टिवली उसको कलेक्ट कर लेंगे और कलेक्ट करके जो सिंगल फोर्स उस बॉडी पे वर्क कर रहा है उस पर जो भी इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए उसी को हम रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं। अब रिजल्टेंट फोर्स को फाइंड करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। अगर हम जितने भी फोर्सेस हैं वो सारे सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं तो सारा फोर्स क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जैसे कि एक बहुत भारी बॉक्स है, वो किसी एक पर्सन से तो हिल नहीं सकता, तो वहाँ पे हम टू या टू से ज़्यादा पर्सन को वहाँ पे हमने बुलाया उसको पुश करने के लिए जिससे कि वो मूव कर रहा है, तो वहाँ पर उन सभी का फोर्स क्या हो गया, प्लस हो गया। बट अगर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, एक पर्सन उसको लेफ़्ट साइड से पुश कर रहा है, एक राइट साइड से, तो दोनों एक दूसरे के फोर्स को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। और उस कंडीशन में जो रिजल्टेंट फोर्स है उन फोर्सेस को माइनस करके हम फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे कुछ मेथड्स दिए हुए हैं कि हम रिजल्टेंट फोर्स को किन किन तरीक़ों से फाइंड कर सकते हैं, सो उसको वन बाय वन समझ लेते हैं। इफ़ टू पीपल अप्लाई फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन, अगर टू पीपल फोर्स अप्लाई करते हैं किसी ऑब्जेक्ट पर इन द सेम डायरेक्शन में, द रिजल्टेंट फोर्स इज़ द सम ऑफ ऑल द फोर्सेस अप्लाइड। तो जो उसका रिजल्टेंट फोर्स होगा वो उन सभी फोर्सेस का सम होगा, उन सभी फोर्सेस को प्लस करके हम रिजल्टेंट फोर्स फाइंड कर सकते हैं। Thus a bicycle pushed by two people will move faster than when it is pushed by one person। तो इस तरीके से अगर हम साइकिल पे अगर दो लोग मूव कर रहे हैं, दो लोग उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो वो ज़्यादा फास्ट मूव करेगी कंपेयर टू पुस्ड बाय वन पर्सन। नीचे एक एग्जांपल दिया हुआ है जिसमें कोई ऑब्जेक्ट है, इसमें टू फोर्सेस सेम डायरेक्शन में हमारे वर्क कर रहे हैं, दैट इज़ 10 न्यूटन एंड 20 न्यूटन। तो हमारा रिजल्टेंट फोर्स जो आएगा इनको प्लस करके हम फाइंड कर लेंगे। तो 10 न्यूटन और 20 न्यूटन को हम प्लस करेंगे हो जाएगा 30 न्यूटन। सो हमारा रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा 30 न्यूटन। अब आगे देखते हैं अगर कोई फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं। इफ़ टू फोर्सेस एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट इन अपोजिट डायरेक्शंस, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे टू या टू से ज़्यादा फोर्सेस वर्क करते हैं तो उनके रिजल्टेंट फोर्स को फाइंड करने के लिए हम क्या करा देंगे, उनका डिफरेंस करा देंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि नीचे का ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे टू फोर्सेस वर्क कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, 2 न्यूटन एंड 4 न्यूटन। आप ऐसा समझ सकते हो कि कोई बॉक्स रखा हुआ है और उसको एक पर्सन लेफ़्ट साइड से पुल कर रहा है 2 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करके, और एक पर्सन उसको राइट साइड से पुल कर रहा है 4 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करके। तो ये जो बॉक्स है 4 न्यूटन वाले की तरफ साइड मूव कर जाएगा बिकॉज वो ज़्यादा फोर्स लगा रहा है, तो राइट साइड में ये बॉक्स मूव कर जाएगा। बट इसका रिजल्टेंट फोर्स जो होगा वो 2 न्यूटन होगा बिकॉज लेफ्ट साइड से भी 2 न्यूटन के साथ पुल किया जा रहा है और राइट साइड से 4 न्यूटन के साथ। तो जो बॉक्स पे फोर्स वर्क करेगा वो सिर्फ 2 न्यूटन का करेगा बिकॉज 2 न्यूटन एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और राइट साइड में हमारा 2 न्यूटन का जो फोर्स है वो एक्स्ट्रा वर्क करेगा। तो इस कंडीशन में हम रिजल्टेंट फोर्स को माइनस करके फाइंड कर सकते हैं। 4 न्यूटन माइनस 2 न्यूटन आंसर आ जाएगा 2 न्यूटन, और इसका डायरेक्शन भी हम बता सकते हैं कि जिस साइड हमारा फोर्स ज़्यादा होगा बॉक्स उसी साइड हमारा मूव करेगा। इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज एक्टेड अपॉन बाई इक्वल फोर्सेज, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे टू इक्वल फोर्सेज वर्क कर रहे हैं अलॉन्ग द सेम लाइन बट इन अपोजिट डायरेक्शन, लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो रिजल्टेंट फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा एंड ऑब्जेक्ट विल नॉट मूव, और ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। जैसे कि एक बॉक्स है, दोनों साइड से उस पर 3 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अब दोनों साइड से जब हम इसको सेम फोर्स से खींच रहे हैं तो ये किसी भी साइड नहीं जाएगा बिकॉज वो दोनों एक दूसरे के फोर्स को क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। तो रिजल्टेंट फोर्स इस कंडीशन में हम अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो माइनस करके फाइंड करते हैं, तो 3 - 3 आ जाएगा 0। तो जब इक्वल फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करते हैं उस टाइम जो रिजल्टेंट फोर्स होगा 0 होगा और ऑब्जेक्ट हमारा मूव नहीं करेगा। इफ़ेक्ट्स ऑफ फोर्स। अब समझते हैं कि फोर्स से क्या क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। फोर्स हैज़ द फॉलोइंग इफ़ेक्ट्स। फर्स्ट, फोर्स कैन प्रोड्यूस मोशन इन एन ऑब्जेक्ट। फोर्स अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट में हम मोशन प्रोड्यूस कर सकते हैं। अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट कैन बी मूव्ड बाय अप्लाइंग फोर्स ऑन इट।
हम किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मीन्स जो कि रेस्ट में है उस ऑब्जेक्ट को मूव करा सकते हैं उस पर फोर्स अप्लाई करके। फोर्स कैन बी अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट बाय आइदर पुलिंग इट और पुशिंग इट। फोर्स को हम अप्लाई कर सकते हैं उस ऑब्जेक्ट को पुश करके या तो पुल करके। तो हम जब भी किसी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं या पुल करते हैं तो उसमें मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। इट्स मीन्स फोर्स अप्लाई करके हम उस ऑब्जेक्ट में मोशन स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू नीड टू पुल द डोर ऑफ अ कार टू ओपन इट एंड सिमिलरली यू नीड टू पुश द डोर टू क्लोज इट। जैसे कि आप कोई डोर को ओपन करना है, कार का डोर है, आपको उसको ओपन करना है तो क्या करेंगे, आप उसको पुल करेंगे, अपनी तरफ खींचेंगे, और आपको उसको क्लोज करना है तो आपको पुश करेंगे। द ऑब्जेक्ट मूव्स इन द डायरेक्शन इन विच द फोर्स अप्लाइड। तो ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में मूव करता है जिस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई करते हैं। यहाँ पे नीचे एग्जांपल्स में पिक्चर्स में दिखाया गया है कि एक बॉय एक रबर के टायर को मूव करा रहा है। तो जैसे ही वो फोर्स उस पर अप्लाई करता है रबर का टायर मूव करता रहता है। ऐसे ही जो फुटबॉल प्लेयर है फुटबॉल पे फोर्स अप्लाई करता है जिससे कि जो फुटबॉल है वो मोशन में आ जाती है। पहले जो फुटबॉल है ग्राउंड में रखी हुई है, इट्स मीन्स वो क्या है, रेस्ट में है, और जैसे ही हम फोर्स उस पर अप्लाई करते हैं तो वो मोशन में आ जाती है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स अप्लाई करके उसको मोशन में ला सकते हैं। सेकेंड इफेक्ट इज फोर्स कैन स्टॉप द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मोशन में है तो हम उसको स्टॉप कर सकते हैं। द अप्लाइड फोर्स कैन बी यूज टू स्टॉप द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स अप्लाई करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को स्टॉप कर सकते हैं। यू मस्ट हैव सीन अ गोल कीपर स्टॉपिंग द बॉल यूजिंग द फोर्स ऑफ हिज हैंड्स। आपने देखा होगा कि गोल कीपर जो है, जो कि बॉल उसकी साइड आ रही है, उसको फोर्स अप्लाई करके क्या करता है, वो रोक देता है, अपने हाथों से फोर्स अप्लाई करता है और उसको वहाँ पे स्टॉप कर देता है। अ मूविंग बॉडी स्टॉप्स इट्स फोर्स इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू इट्स मोशन। एक मूविंग बॉडी पे अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं उसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, अगर हमें किसी मूविंग बॉडी को स्टॉप करना है तो हम फोर्स कहाँ अप्लाई करेंगे, उसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में हमें फोर्स अप्लाई करना होगा जिससे कि वो स्टॉप हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, अ बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड कैन बी स्टॉप्ड बाई अप्लाइंग फोर्स इन द अपोजिट डायरेक्शन। जैसे कोई बॉल ग्राउंड पे रोल कर रही है तो अगर हमें उसको स्टॉप करना है तो हम उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे। एंड अ बाइसिकल कैन बी स्टॉप्ड बाई अप्लाइंग द ब्रेक्स। ऐसे ही हम साइकिल को ब्रेक लगा के स्टॉप कर सकते हैं। तो ब्रेक लगाने से भी क्या होता है, उस पर फोर्स अप्लाई होता है जिससे कि साइकिल स्टॉप हो जाती है। इन ऑल दीज एग्जाम्पल्स फोर्स अप्लाइड इज स्टॉपिंग द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। तो इन सभी एग्जाम्पल्स में क्या है, जो फोर्स अप्लाइड किया जा रहा है वो ऑब्जेक्ट के मोशन को स्टॉप करने के लिए किया जा रहा है। थर्ड इफेक्ट इज फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। द फोर्स अप्लाइड कैन ऑल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यू मस्ट हैव सीन अ बैट्समैन हिटिंग अ बॉल विद हिज बैट। आपने देखा होगा कि बैट्समैन जब अपने बैट से बॉल को हिट करता है तो जो बॉल आ रही है वो भी उसके साइड मोशन में आ रही है, और जैसे ही वो बैट से हिट करता है उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो मूविंग ऑब्जेक्ट के हम डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं फोर्स अप्लाई करके। बाय डूइंग सो ही इज़ चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द बॉल। तो ऐसा करने से वो क्या कर रहा है, बॉल की डायरेक्शन को चेंज कर रहा है विद द हेल्प ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय द बैट। इसी तरह बैडमिंटन के गेम में हम रैकेट से क्या करते हैं, शटल की डायरेक्शन को चेंज करते हैं। जो शटल हमारे साइड आ रही होती है हम उसको बैट से फिर दूसरे वाले की टीम की साइड हम उसको भेजते हैं जिससे कि उसका डायरेक्शन चेंज होता है। नेक्स्ट इज फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हम फोर्स अप्लाई करके किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन की स्पीड को चेंज कर सकते हैं, या तो हम उसकी स्पीड को बढ़ा सकते हैं या उसकी स्पीड को कम भी कर सकते हैं। द अप्लाइड फोर्स कैन ऑल्सो चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स अप्लाई करके किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को हम चेंज कर सकते हैं। इफ फोर्स इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी, अगर फोर्स उस मोशन के डायरेक्शन में हम अप्लाई कर रहे हैं, द स्पीड ऑफ द मूविंग बॉडी इंक्रीजेज। तो इससे मूविंग बॉडी की जो स्पीड है वो इंक्रीज होती है। इफ़ अ फोर्स इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द मोशन ऑफ अ बॉडी, अगर फोर्स उसके बॉडी के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है तो उसकी स्पीड रिड्यूस होती है। जैसे कि कोई साइकिल है, वो चला रहा है तो साइकिल चलाते चलाते अगर हमने ब्रेक अप्लाई किया तो फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा,
जिससे कि साइकिल की स्पीड कम होगी या फिर वो स्टॉप भी हो सकती है। और अगर हम पैडल कर रहे हैं, पैडलिंग करते जाएंगे साइकिल पर, तो उसकी स्पीड क्या होगी, बढ़ती जाएगी, बिकॉज जो फोर्स लग रहा है वो साइकिल के मोशन की डायरेक्शन में ही लग रहा है। In case the force applied is more than what is required for the body to slow down, the body can compose state of rest। अगर हमने फोर्स अप्लाई किया बॉडी को, जितना उसको स्लो डाउन करने के लिए ज़रूरी है, रिक्वायर्ड फॉर द बॉडी टू स्लो डाउन, जितना बॉडी को स्लो डाउन करने के लिए फोर्स ज़रूरी है, अगर हमने उससे ज़्यादा फोर्स वहाँ पर अप्लाई कर दिया, द बॉडी कैन कंपोज स्टेट ऑफ रेस्ट, तो बॉडी रेस्ट की स्टेट में भी आ सकती है, मतलब वो ऑब्जेक्ट बिल्कुल स्टॉप भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन स्लो डाउन और स्टॉप अ साइकिल बाय अप्लाइंग ब्रेक्स ऑन इट। आप ब्रेक लगा के उसकी स्पीड को स्लो डाउन भी कर सकते हैं या उसकी स्पीड को बिल्कुल स्टॉप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इफेक्ट इज फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप को या फिर साइज को चेंज कर सकता है। द अप्लाइड फोर्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू चेंज द साइज एंड शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स अप्लाई करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप या साइज को चेंज कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, द शेप ऑफ डो कैन बी चेंज्ड बाय अप्लाइंग फोर्स ऑन इट। जैसे डो होता है, जो हम आटा गूंथते हैं घर पे, किचन में देखा होगा आपने, तो उसको डो बोलते हैं। तो डो पे हम फोर्स अप्लाई करके उसके शेप को हम चेंज कर सकते हैं। सिमिलरली द शेप ऑफ अ रबर बैंड कैन चेंज बाय स्ट्रेचिंग इट। इसी तरह एक रबर बैंड है, उसको हम स्ट्रेच करेंगे, खींचेंगे, तो उसका शेप चेंज हो जाता है। जब हम उसको छोड़ते हैं तो वापस से वो अपने शेप में वापस आ जाता है। तो हम फोर्स अप्लाई करके किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप को चेंज कर सकते हैं, उसके साइज़ को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि एक रबर बॉल है, अगर हम दोनों हाथों के बीच में रखकर उसको प्रेस करते हैं तो उसका थोड़ा शेप चेंज हो जाता है, वो थोड़ा पहले से थिन हो जाती है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो।